सबसे पहले मैं आप सबको यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं केवल 2 वाक्य कहूँगा IUST के बारे में कि दिस इज़ ए प्लेस ऑफ हैपनिंग, देयर इज़ होप ऑफ ऑप्टिमिज्म इन द एयर एंड एवरीवन कैन सी हियर। DPIIT सीड कैपिटल इंडिया फंड के लॉन्च तथा UT प्रशासन एवं सिडबी के MOU की भी सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। कुछ वर्ष पूर्व तक यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे पर सामान्यतया 2-2.5 घंटे का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, 1-2 लेक्चर होते थे और कार्यक्रम समाप्त हो जाता था। पिछले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आया है। और अगर मैं एक शेर कहूँ कि नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। अब स्थिति थोड़ी बदल गई है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फाउंडेशन डे पर 2 दिवसीय एकेडमिया इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ये इस बात का साक्षी है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक नया बोध, एक नई सोच, एक नई चेतना पैदा हुई है। IUST ने सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के द्वारा पिछले वर्ष से कैंपस को इंडस्ट्री ड्रिवन बनाने का एक अच्छा प्रयास किया है और आज का यह कार्यक्रम उसी ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ है। जैसा अभी वाइस चांसलर साहब ने बताया, 15 स्टार्टअप्स की शुरुआत, 46 पेटेंट्स, टेक एक्सपो जैसी पहल को देखकर कोई भी कह सकता है कि एजुकेशन सेक्टर में हायर वैल्यूज़ तथा आइडियाज़ के पावर को रियलाइज़ करने की दिशा में एक नई सुबह का आगाज होने वाला है। धीरे धीरे शिक्षण संस्थानों में इस बात की स्वीकार्यता आई है कि एक अलग आइलैंड की तरह ऑपरेट कर रहे यूनिवर्सिटीज़ को अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए दुनिया में हो रहे परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और वो भी जल्दी स्वीकार करना होगा। दर्शक की तरह नहीं बल्कि स्टेक होल्डर की तरह उसमें सक्रिय रूप से भागीदार भी होना होगा। ये सच्चाई है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का पारंपरिक मॉडल अब वर्तमान के वर्कफोर्स को तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह बोध न सिर्फ एजुकेशन के स्तर को बढ़ाएगा बल्कि एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच जो मौजूदा गैप है उसे भी भरने में मदद करेगा। आज सबसे पहले मैं स्टूडेंट से कुछ बातें करना चाहूँगा। साथियों, मुझे लगता है कि वर्तमान समय में हमें ये समझना चाहिए कि एजुकेशन की सही व्याख्या, सही डेफिनीशन क्या है। उसके लक्ष्य को जानने के लिए आप सभी को समय के साथ 2500 साल पीछे जाना होगा। एक छोटी सी कहानी मुझे याद है, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। एक गांव में एक आदमी था, सुभाष नाम था उसका। तालाब में उस बेमौसम एक कमल का फूल खिल गया। सुभाष और उसके घर वाले हैरान थे कि बिना मौसम कमल का फूल आया कहाँ से। तो परिवार के लोगों ने सुभाष को कहा कि ये बेमौसम है, इसे अगर बाज़ार में बेचा जाए तो बड़ी आमदनी होगी। और उसने वो कमल का फूल लिया और बाज़ार की तरफ मुंह कर लिया। बाज़ार की तरफ जब निकल रहा था तो रास्ते में उस इलाके के जो सबसे धनी व्यक्ति थे, सबसे रिच मैन जो थे, वो मिल गए और रथ पर थे। फूल देखकर उन्होंने रोका उसे और पूछा कि इस फूल को लेकर के कहाँ जा रहे हो। तो सुभाष ने उन्हें बताया कि ऐसे मौसम में कमल का फूल कहाँ खिलता है। यह फूल अद्वितीय है, यूनिक है और इसलिए इसे बाज़ार में बेचने जा रहा हूँ ताकि अच्छी कीमत मिल सके। उस धनी सेठ ने कहा कि बाज़ार जाने की क्या ज़रूरत है, 10 सोने के सिक्के मैं तुम्हें देता हूँ, वो फूल तुम मुझे दे दो।
वो सोच ही रहा था, तभी से पीछे राजा साहब का रथ आ गया और राजा साहब ने देखा तो कहा कि भाई ये 100 सोने के सिक्के मैं देता हूँ, तू फूल मुझे दे दे। सुभाष साहब आश्चर्यचकित हुआ, हैरान हुआ कि ये मामला क्या है। वो अपने छोटे से कमल के फूल को देखने लगा कि आखिर इसमें इतनी क्या खास बात है। तो राजा ने चुपचाप देख करके कहा कि भाई 100 सोने के सिक्के अगर कम लग रहे हैं तो मैं 1000 सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ, तुम फूल मुझे दे दे। अब सुभाष को कुछ कुछ समझ में आ गया। उसने राजा साहब से पूछा कि राजा साहब आखिर इस बेमौसम कमल के फूल के लिए 1000 सोने के सिक्के क्यों दे रहे हैं आप? इसके तो 1 रुपये भी 6-7 आने कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, मिलते थे बाजार में। राजा ने कहा कि देखो, आज इस रास्ते से महात्मा बुद्ध गुजरने वाले हैं और मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, तो सोचा कि ये कमल का फूल ही उनके चरणों में रख करके उनको भेंट दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दे रहा हूँ। अगर इससे तुम्हारा काम नहीं चल रहा है तो मैं 10,000 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। अब सुभाष को समझ में आ गया। उसने कहा कि अब मुझे ये कमल का फूल नहीं बेचना है, अब मैं ये कमल का फूल ले जाऊंगा और महात्मा बुद्ध के चरणों में मैं खुद चढ़ा करके और जो पुण्य आप प्राप्त करना चाहते हैं वो मैं प्राप्त करूंगा। तो वो पहुँच गए और उसने मना कर दिया। गया और बुद्ध भगवान के चरणों में उसने फूल चढ़ाया। शिष्यों ने देखा, राजा साहब भी उसी समय पहुंच गए। राजा साहब ने कहा, महाराज ये फूल तो मैं लाना चाहता था, इसे 10,000 सोने के सिक्के देने के लिए मैं तैयार हो गया, लेकिन ये इतना बेवकूफ़ आदमी है, इसकी कई पीढ़ियां इससे खा सकती थीं, इसने मुझे फूल नहीं दिया। तो एक शिष्य ने पूछा कि महाराज ये क्या चमत्कार है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये इस इलाके का सबसे एजुकेटेड आदमी है। और लोगों ने कहा साहब कैसे? तो कहा कि ये हायर वैल्यूज़ का इसे बोध है और इसलिए एजुकेटेड है। तो जो इंसान मुझे लगता है कि इस बात को समझ जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। सामान्य रूप से अनेक लोगों ने, दुनिया के अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषा बनाई है। मेरी अपनी परिभाषा है कि ये एक निजी यात्रा है, इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ, और उससे अगर आगे बढ़ते हैं आप तो इट्स अ जर्नी ऑफ इनर सेल्फ। जिन लोगों ने इसको ठीक से समझा और किया, मुझे लगता है कि उन्होंने दुनिया में बड़ा काम किया और आज वो पूरी दुनिया उन्हें जानती है। ये बात हमें बराबर ध्यान में रखनी चाहिए कि डिग्री प्राप्त करना ये शिक्षा प्राप्त करना नहीं है। अनेक उदाहरण हमारे देश में हैं। मैं सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा गांधी को ही मानता हूँ। वो 8 साल के थे जब स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में राजा सत्यराजा हरिश्चंद्र का नाटक दिखाया जा रहा था। गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और वहाँ से आए और उन्होंने रोज़ घर में शीशे के सामने जो डायलॉग सुने थे उसका अभ्यास करते थे। और फिर 8 साल का बालक प्रतिज्ञा करता है कि जीवन में जितनी विपदा आएगी, जितनी कठिनाई आएगी, सत्य से विमुख कभी नहीं होगा। ये उनकी इनर सेल्फ माने अंतर्भूत थी, जिसको उन्होंने पहचान लिया। जिसने वो पहचान लिया वो दुनिया में बहुत बड़ा आदमी हो गया। गांधी जी ने बहुत काम किए, उस कामों का विवरण बताऊं मैं, ये समय नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन सबके पीछे जो मूल बात थी वो था जीवन भर सत्य के साथ टिके रहना। कबीरदास का नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। 1000 से ज़्यादा PhD कबीरदास पर हो गई है। नाम लिखना उन्हें नहीं आता था, निरक्षर व्यक्ति थे, लेकिन कौन कह सकता है कि पढ़े लिखे नहीं थे? उनसे ज़्यादा शिक्षित कौन हो सकता था? तो उन्होंने अपनी अंतर्ध्वनि पहचान ली कि हमारी अंतर्ध्वनि ईश्वर है, और वो जीवन भर उसके साथ जुड़े रहे तो वो शिक्षित हो गए। रामानुजम का नाम आप सब जानते हैं। इंटरमीडिएट भी पास नहीं किए थे, हाई स्कूल पास थे। देश के सबसे बड़े मैथमेटिशियन, गणितज्ञ हुए।
उन्होंने भी नहीं अपनी अंतर्ध्वनि पहचान ली कि साहब मेरी अंतर्ध्वनि गणित है, और वो गणितज्ञ बन गए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं, इसलिए सर आइजैक न्यूटन का नाम भी आप सब जानते हैं। सर आइजैक न्यूटन भी कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, उन्होंने भी अपनी अंतर्ध्वनि पहचानी। गांधी जी एक बात कहते थे शिक्षा के बारे में, वो कहते थे कि जो आप किताब में पढ़ते हैं या जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते हैं वो ज़रा कम समझ में आता है, जिसका प्रयोग आप हाथ से करते हैं वो ज़्यादा समझ में आता है। अब गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बात कहते थे वो बहुत सोच समझ के कहते, वो गलत हो नहीं सकता है। तो ये हाथों के प्रयोग के कारण सर आइजैक न्यूटन ने इतना बड़ा आविष्कार किया। आइंस्टाइन फिजिक्स में पीएचडी थे, लेकिन एक बात सबको जानना चाहिए कि फिजिक्स की पीएचडी के कारण उन्होंने पहला ऑटोमेटिक कैमरा या पहला रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया, या थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार नहीं हुआ। वो जैसे ही पीएचडी ख़त्म किया उनके पिताजी बीमार हो गए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉप चलाते थे। अब आइंस्टाइन ने ये नहीं कहा कि साहब मैं फिजिक्स में पीएचडी किया हूँ, मैं वाइस चांसलर ही बनूंगा। वो अपने पिता की दुकान पर जा कर के बैठे और उन्होंने वो काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बात हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और ये काम अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से, अब हम लोग भाग्यशाली नहीं थे, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है मैं मानता हूँ कि वो बहुत भाग्यशाली है। लंबे समय बाद देश को जिसका इंतज़ार था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक अमूल्य उपहार मैं इसे मानता हूँ, जो हायर एजुकेशन में जो विद्यार्थी हैं या हमारे बाकी प्रोफेसर्स हैं उनको मिली है। एक ढर्रे पर किताब, सिलेबस, क्लास रूम की 4 दीवारें, ये लंबे समय से एक आइलैंड की तरह हम खोए हुए थे। सभी असली स्टूडेंट की शिक्षा शुरू होती थी जब वो कन्वोकेशन के बाद डिग्री लेकर जाते थे, तब उन्हें समझ में आता था कि पढ़ा कितना और इससे मदद कितनी मिल रही है। दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके साथ तारतम्य बैठा के रखना, ये अब एनईपी हमें सिखाएगी। और मुझे खुशी इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने इस दिशा में बहुत ही सराहनीय काम किया है। प्रोफेसर रामसू ने जिस बात का जिक्र किया, डिज़ाइन योर डिग्री, अभी 19 तारीख को एक ट्रेन रवाना हो रही है जिसमें हर यूनिवर्सिटी के हमारे बच्चे, यहाँ के भी 65 बच्चे हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए जा रहे हैं, नॉलेज ऑन व्हील्स। तो ऐसे प्रयोग जम्मू कश्मीर में हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने शुरू किए हैं। अभी यूजीसी के चेयरमैन पीछे मुझे मिले थे दिल्ली में, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब ये डिज़ाइन योर डिग्री वाला जो आपका कार्यक्रम है, आप वाइस चांसलर आईयूएसटी और वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी को ज़रा हमारे पास भेजिए, हम इसे देश की बाकी यूनिवर्सिटी में भी लागू करना चाहते हैं। तो ये बदलाव मुझे लगता है कि सोच में काफ़ी बदल आई है। कौटिल्य के कालखंड में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटी थी हमारे देश में। जब उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा तब उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की जगह ट्रेनिंग को ज़्यादा तरजीह दी थी। उस समय कुछ रिसर्चर्स कहते थे कि ये कौटिल्य से कोई गलती हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि अब लोग कह रहे हैं कौटिल्य ने जो उस समय कहा था वही सही है। और उसी का परिणाम था कि ये बड़ी बात हम करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया हम इसलिए नहीं थे कि हमारे पास सोने की बड़ी माइंस थी, हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, रिसर्च, इनोवेशन, ये सब काम हमारे यहाँ जो होता था देश के, दुनिया के दूसरे देशों में नहीं होता था। और जो प्रोडक्ट हम बनाते थे उसकी मांग पूरे दुनिया की बाज़ार में इस कदर रहती थी कि बाकी लोग हमारे सामने टिकते नहीं थे। मैं पहले भी कभी कहा हूँ, इतिहास की एक घटना है, सिकंदर और पुर्राज का नाम इतिहास के विद्यार्थी सब जानते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती का राज आपको मैं आज ये बताना चाहता हूँ। सिकंदर जब आए थे सिंध नदी के किनारे मगध की सेना से युद्ध करने, युद्ध के पहले उन्होंने अपने कुछ जासूस गुप्तचर भेजे थे। गुप्तचरों ने जाकर के जब उन्हें बताया कि ये सेना तो पूरी तैयारी में है,
लाखों की संख्या में तलवार लेकर के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। घोड़े और हाथी पर लोग तलवार लेकर के लामबंद हैं। सिकंदर ने पैर वापस कर लिए। रास्ते में लौटते समय पुर्राज से उनकी भेंट हुई और पुर्राज ने जो उन्हें भेंट दी पोरस ने, वो हिंदुस्तान में निर्मित इग्नॉट स्टील था जिससे दुनिया की सबसे बेहतर तलवार बनती थी। फिर दोबारा सिकंदर आए, तो इसके कारण हम बने थे। सर आइजैक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं, कह रहे विज्ञान के पास नेविगेशन का कोई उपाय नहीं है, और उनके भाषण के पहले हमारे इंडियन शिप्स लॉगरिथम के आधार पर हमारे लोगों ने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए थे। साउथ अफ्रीका के आगे हमारे पानी के जहाज जाते थे, यहाँ से माल लेकर जाते थे और वहाँ से सोना लेकर के आते थे। तो ये काम हम पहले करते रहे बीच के कालखंड में। जिन कारणों से, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अब फिर समय आ गया है जब भारत पूरे सम्मान के साथ, गौरव के साथ खड़ा हो रहा है। अतीत को अगर आप देखें तो 1980 के दशक में 1 GB हाई ड्राइव की कीमत लगभग 32 लाख रुपए के आसपास थी। आज 8-9 रुपए में 1 GB हाई ड्राइव उपलब्ध है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के आंकड़ों के मुताबिक 1980 तक इंडिया में सिर्फ 73,496 कंपनी रजिस्टर्ड थी। आज लगभग 23.6 लाख कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पश्चात आज भारत में प्रतिदिन 59 नई कंपनी रजिस्टर हो रही है। यह आंकड़ा बढ़ गया हो, मैं 21 का डाटा पढ़ रहा हूँ। 59 कंपनी रजिस्टर होती थी, आज 500 नई कंपनी रजिस्टर हो रही। 2000 में देश का GDP 46,839 करोड़ US डॉलर था। आज वो 3.18 लाख करोड़ US डॉलर हो गया है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं। अगर वैश्विक तौर पर देखें तो विश्व का सालाना प्रोडक्ट का कारोबार $20 ट्रिलियन का है। अभी हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने बताया, मैं उस विषय को छोड़ता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी आपके बीच कहा जा चुका है। अगर मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि 2014 में इस देश में केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ, एक व्यवस्थागत परिवर्तन हुआ। काम करने के तरीके में बड़ा अंतर देश में आया है, और अब जो हम लक्ष्य तय करते हैं उसे एक समय सीमा के भीतर प्राप्त कैसे करें, इसका हर प्रयास करते हैं। और इसके कारण मैं समझता हूं कि देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में लगभग 40% हमारे देश की हिस्सेदारी हो गई है। स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स की बात हो गई है, संख्या बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 8 वर्षों में 578 बिलियन US डॉलर का FDI आज हमारे देश में आया है। बेरोजगारी भी आज न्यूनतम स्तर पर है। इनोवेशन इंडेक्स, पेटेंट सभी में बढ़ोतरी हमारी काफ़ी संतोषजनक है, और लगभग 70 से 75 हज़ार ट्रेडमार्क रजिस्टर होते थे, लेकिन 21 में 2.5 लाख से ज़्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं 2021 में। ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट के बारे में बता दिया गया है, मुझे ज़रूरत नहीं है फिर उसे दोहराने की। इंडस्ट्री में भी एक नया आत्मविश्वास आया है। एंटरप्रेन्योरशिप के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जब मैं विद्यार्थी था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग का, उस समय एकेडमी और इंडस्ट्री का कनेक्ट इस स्तर का नहीं था, लेकिन वर्तमान में वो बढ़ा है, ये सच है। और जानकारी भी उस समय कम होती थी। वर्तमान में इंडस्ट्री की ज़रूरत क्या है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ट्रेंड क्या होगा। IIT उस समय एक सॉलिड प्लेटफार्म माना जाता था कि यहाँ से पढ़िए और फिर US की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए। 80 के दशक में पूरे देश में इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट का सालाना बजट 300 करोड़ रुपए के आसपास था। 90 में ये 500 करोड़ हुआ, और 2015-16 में 25,000 करोड़ हो गया। अब तो और बढ़ गया है। तो इस अंतर को हमें नज़दीक से समझने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक टैलेंट पूल तैयार हो,
एकेडमिया तथा इंडस्ट्री के लोग लगातार एक दूसरे से संपर्क में रहें, अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करें और हर कैंपस भविष्य के स्टार्टअप का बिजनेस इंक्यूबेटर बन सके, ये समय की आवश्यकता है। 2007 में एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, एंड आई कोट, लेट्स गो एंड इन्वेंट टुमारो रादर देन वरिंग अबाउट यस्टरडे। मैं मानता हूं कि भविष्य के इनोवेशन कैंपस से ही शुरू होते हैं, क्योंकि आज उनकी स्पीड इतनी बढ़ गई है कि इनोवेशन महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इनोवेशन का इवोल्यूशन और उसका कमर्शियलाइजेशन उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण हो गया है। इसके लिए एकेडमिक वर्ल्ड तथा इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को एक साथ काम करने की ज़रूरत होगी। कल क्या इनोवेट हुआ, यह स्टूडेंट के नॉलेज का आधार तय करेगा, लेकिन कल क्या होने वाला है ये एकेडमिया और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन तय करेगा। इंडस्ट्रीज़ को भी इस पार्टनरशिप में इनोवेशन, नए रिसर्च, नए वेंचर शुरू करने का अवसर मिलेगा। तथ्यात्मक चीज़ें 1920 में 15 लाख कार मैन्युफैक्चर होती थी। ये स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए उचित है, लेकिन उसके लिए जानना आवश्यक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नया फ्यूचर है, जो हर साल लगभग 40% ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है और पूरी दुनिया में हर साल प्रोड्यूस हो रही कार्स की संख्या 7 करोड़ से ज़्यादा हो गई। इंग्लिश ग्रामर में क्रिएशन सिंगुलर फॉर्म है। पेपॉल के को फाउंडर पीटर थियल ने अपनी एक किताब में लिखा है, एंड आई कोट, टुडेज बेस्ट प्रैक्टिस लीड टू डेड एंड्स, द बेस्ट पास आर न्यू एंड अनट्राइड। इसलिए एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन का एक और अर्थ है कि दोनों एक्टिव पार्टनर बने। यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक अपने करिकुलम में बदलाव करें, इंडस्ट्री भी एक्सेस प्रदान करे। मैं इसको ज़रा फिर से दोहराता हूँ, इंडस्ट्री भी यूनिवर्सिटी को और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स को एक्सेस प्रदान करें, उनकी मेंटरशिप, बाकी उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में खुद आगे हमें कुछ बातें जम्मू कश्मीर के संबंध में कहना आवश्यक है, और इसलिए मैं उसको कहूँगा। ये कड़वी होंगी लेकिन सच है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। दुनिया में जब बदलाव हो रहा था पूरे एकेडमिक और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, तो जम्मू कश्मीर पता नहीं क्यों बेखबर था। इसका कारण मैं नहीं जानता। हमारे साथी जो सामने बैठे हैं वो इस कारण को बेहतर समझते हैं। मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में, और मैं मानता हूं कि ये जानबूझकर किया गया ताकि चंद लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं और मैं उनकी क्षमता जानता हूँ। अगर उन्हें अवसर मिला होता तो मुझे लगता है कि देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो बन सकते थे। ये भी आपको मालूम है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ आज़ादी के बाद से लेकर 2021 तक कुल 14-15 हज़ार करोड़ का ही आया। यहाँ एक अलग तरह का क्रोनिज़म चल रहा था। ग्लोबलाइजेशन ने पूरे देश में क्रिएटिव डिसरप्शन लाया, जिसने आज अलग अलग राज्यों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित की, लेकिन जम्मू कश्मीर उसका भागीदार या उसका बेनिफिशियरी क्यों नहीं बन सका, ये प्रश्न है जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। ऑन द वन हैंड इट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीड्स ऑफ नॉलेज, ऑन द अदर it had ignored the winds of change in the economy because of the ecosystem that was operating for more than seven decades. And it is an occasion for introspection for entrepreneur friends as well, that in spite of possessing rich and abundant natural resources, who were responsible for turning Jammu Kashmir unfit place to set up इंडस्ट्रियल एंड अदर बिजनेस वेंचर्स। मैं चाहूँगा कि इस पर ज़रूर विचार होना चाहिए। मैं जानता हूँ, मैंने जैसा पहले कहा कि अनेक महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन थे जो अपना कारोबार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते थे, लेकिन जैसे ही बेचारे योजना बनाते थे
चंद लोग आकर उनके कान में कुछ बातें ऐसी कह देते थे कि मशीन खरीदना दूर, नया दरवाज़ा लगाने से भी लोग डरते थे। उससे अब लोग बाहर निकल गए। ये बात अब इतिहास की हो गई। पिछले 3-4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि के कारण जो हमारी नई इंडस्ट्रियल स्कीम है, मैं उसमें समय जाया नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि देश के किसी भी राज्य से बेहतर इंसेंटिव आज जम्मू कश्मीर दे रहा है और बड़ी संख्या में देश भर के, देश के बाहर के भी इंडस्ट्री के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं अभी पीछे लसीपुरा में आया था। अब अगर उस दृष्टि से मैं देखूं सीए चेंज की संख्या को, अगर कंपेयर करें तो 70 साल की कैपेसिटी और आने वाले 3 साल की कैपेसिटी को आप देखेंगे तो कितना बड़ा अंतर हो रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर भी इन बातों पर गंभीरता से विचार करे। पिछले साल जम्मू कश्मीर का एक्सपोर्ट उसके 1 साल पहले की तुलना में दुगना हो गया है। इंडस्ट्री भी आ रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं जम्मू में था तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने स्टार्टअप का एक उत्सव मनाया। जम्मू रीजन ने भी तय किया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमारा योगदान क्या होगा। मुझे लगता है कि ये समय है, उचित समय है, यही समय है, सही समय है, क्योंकि अभी तक 2 साल पहले तक तो हम लोग शांति स्थापित करने में लगे हुए थे, लोगों की जान बचाने में लगे हुए थे। अब देश के बाकी राज्य जहां पहुंच गए हैं, हमें अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ानी होगी उनके आसपास पहुंचने के लिए। टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभा हमारे यहाँ के नौजवानों में बड़ी ज़बरदस्त है और इसलिए उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये काम आगे तभी बढ़ सकता है, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि कोई विकास बिना शांति के नहीं हो सकता है। जो लोग शांति में खलल पैदा कर रहे हैं, आप यकीन मानिए वो सबसे बड़े दुश्मन आपके हैं, आपके भविष्य के हैं, आने वाली पीढ़ियों के हैं। आप जैसा भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहें, इंक्यूबेशन करना चाहें, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना चाहें, एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, शांति नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होगा। और ये केवल पुलिस का जिम्मा नहीं है, प्रशासन का जिम्मा नहीं है, यह समाज का भी जिम्मा है कि समाज इस काम में सहयोग करे कि शांति बनी रहे। अभी सिब्बी के सीएमडी साहब कह रहे थे टूरिस्ट का आंकड़ा, पिछले साल 1,88,00,000 लोग आए थे। इस साल मैं आपको बता रहा हूं कि 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे जम्मू कश्मीर। ये स्थिति बनी रहे, ये सबके हित में। और निश्चित रूप से मैं वाइस चांसलर साहब को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। भविष्य हमारा उज्जवल है। लिथियम जम्मू कश्मीर को नहीं, देश को भी हम देने में समर्थ आने वाले दिनों में हो जाएंगे। सफ़ायर इस साल नहीं, अगले साल हम इस स्थिति में आ जाएंगे, 1-1.5 साल में कि सफ़ायर। तो अभी ईवीज़ की चर्चा हुई है, तो ईवीज़ के असली मालिक जम्मू कश्मीर के लोग ही होंगे, उसमें जम्मू कश्मीर का योगदान बड़ा होगा। मैं ये बात बार बार दोहराता हूँ, इस बात की आवश्यकता है कि अपने विजन को इंडस्ट्री के लोग प्रस्तुत करें और चंद मुनाफे के लिए मुझे लगता है कर्तव्य से पीछे हटना ये जम्मू कश्मीर और देश के हित में नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारे साथी हैं यहाँ बैठे भी हैं जिनका विजन बहुत बड़ा है, वो चाहते भी हैं कि जम्मू कश्मीर प्रगति के रास्ते पर बढ़े, शांति के रास्ते पर। इस 2 दिन के कॉन्क्लेव में चर्चा के 9 थीम चिन्हित किए गए थे। हमें एक स्पेशल सेशन भी बुला करके चर्चा करनी चाहिए कि वर्तमान इंडस्ट्री स्टूडेंट्स को क्या ऑफ़र कर रही है, क्या यह वर्तमान समय के अनुरूप है, उसे बेहतर बनाने के लिए और हर स्टूडेंट और उसके टैलेंट को परिष्कृत करने के लिए यहाँ की इंडस्ट्री क्या कर सकती है, इस पर ज़रा विचार करने की ज़रूरत है। आईयूएसटी और बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जितना आपका गहरा रिश्ता होगा, मैं समझता हूँ आपको भी उतना ही लाभ मिलेगा। अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए सोचने की ज़रूरत है। आज हर एक यात्रा विकसित भारत की यात्रा है।
जैसा मैंने बुद्ध की कहानी में संकेत दिया था, हमारे वैल्यू जितने उच्चतम होंगे, मुनाफा भी उतना ही ज़्यादा होगा। IUST के फाउंडेशन डे पर मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि अपना रास्ता खुद तय करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, बिल गेट्स, एलन मस्क को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः हम चाहते हैं, ये नाम सुनते हैं तो इन्हीं को कॉपी करें। ये कभी करने की गलती मत करिएगा। उनके जीवन से सीखना ये आवश्यक है। अपना रास्ता हम खुद बनाएंगे, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप ट्विटर की कॉपी करके कुछ बनाना चाहते हैं तो यकीन मानिए सफलता नहीं मिलने वाली, लेकिन उससे प्रेरित होकर के कुछ नया आप क्रिएट करने वाले हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। 1909 में रॉबर्ट गोडार्ड ने वैक्यूम ट्रेन का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया था, उस समय तैयार किया था। वैक्यूम ट्यूब में 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। 114 साल में उस कॉन्सेप्ट पर अनेक लोगों ने काम किया। एलन मस्क भी उसमें एक थे। सैकड़ों इंटरप्रेन्योर काम किए, सफल नहीं हुए। अब उसकी कॉपी न करके ओरिजिनल प्लान तैयार करके कुछ यंग ग्रेजुएट्स, कुछ यंग स्टूडेंट्स दुनिया के उसमें जुटे हैं और मैं मानता हूं कि वो ज़रूर सफल होंगे। ये ओरिजिनल क्रिएशन ही सक्सेस का सही रास्ता है, इसलिए जीवन में उच्चतर मूल्यों को सहेज कर रखने की आवश्यकता है। मैं वाइस चांसलर साहब, उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं इस आयोजन के लिए और आप सबको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दीपावली बीत गई है, देर से आया हूं, इसलिए दीपावली की भी हार्दिक शुभकामना देर से ही सही दे करके अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।